डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने बॉर्डर से लेकर पानामा का टेक ओवर करने तक उन्होंने जो बातें कही हैं, पूरी दुनिया के अंदर यही प्रिडिक्ट किया जा रहा था। जिस तरह यूरोप, एक तरफ यूरोप हद से ज्यादा फोकस है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना जो एम्बिशियस है। आपको पता है यूरोप के अंदर दो बड़े ताकतवर मुल्क, एक तो जर्मनी, दूसरा फ्रांस, वहां पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंस है, चाहे मुआशी हो, सियासी हो, वो आपके सामने है। और दूसरा मिडिल ईस्ट के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। उन्होंने जिस तरह क्रेडिट लिया है आरजी जंगबंदी का, जो सीज फायर हुई है 6 हफ्ते की, उसके हवाले से बड़ा अहम है मिडिल ईस्ट भी और यूक्रेन। जिस तरह उनकी कमिटमेंट है, और उसने कहा था, उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की वांट्स टू मेक अ डील। उन्होंने जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन किया उस टाइम उन्होंने ये क्लियर कहा कि ज़ेलेंस्की अमन चाहते हैं और डील चाहते हैं, और जो है ना इसकी तरफ बढ़ा जाएगा। और दूसरा, जितनी दुनिया के ममालिक हैं उसके हवाले से उन्होंने टैरिफ की बात भी की है, टैक्स की भी बात की है। और इलीगल इमिग्रेंट्स एक बड़ा अहम मसला है। आपको पता है हमेशा डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो इस पूरा खिताब से कुछ वादे भी हैं, कॉन्ट्रोडिक्शंस भी हैं, और दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब बात करते हैं तो माजी को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने जो जो वादे किए होते हैं फिर उनको वो याद नहीं रखते, क्योंकि पहला टर्म उनका इसी तरह था। मुझे ज्वाइन किया है, एकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, कालमनिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर हैं, मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। ब्रिगेडियर साहब, एक आपको पता है स्पीच तो उनकी फुल ऑफ प्रोमिसेस एंड कॉन्ट्रोडिक्शंस, यूरोप के हवाले से आपको पता है चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट, उन्होंने यानी कि अलाइज के साथ भी जो उनके नेबर्स हैं वो भी उनके टारगेट पे हैं। क्या कहेंगे, आपका तज्जिया क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और उनकी स्पीच? मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू किए हैं इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। सही, ये सारी चीजें उन्होंने अपनी कैंपेन में बारहा और ओपन तरीके से रिपीट की थी बार बार, मैं ये करूंगा, तो लिहाजा इसमें तो सरप्राइज कोई नहीं है। अब आ जाइए इजराइल की तरफ। उनके जो स्पेशल नुमाइंदे थे, गालिबन उनका नाम मिस्टर विटकॉफ था। हाँ, स्टीव विटकॉफ। वो पहले काहिरो गए, फिर दोहा गए, और फिर आई थिंक वहां से बात करते हुए ही फ्लू टू जेरूसलम, और उन्होंने नेतन्याहू को बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि ये डील करनी है, देयर इज नो चॉइस फॉर यू। तो वो जो प्रॉमिस उन्होंने किया था कि मैं ये करूंगा, सो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। अब आगे जाके क्या होता है, दैट वी हैव टू सी। कि देखें, जो इनके हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, सुनहरा, मिस्टर सुनहरा, उन्होंने 4-5 चीजें कही हैं कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो विड्रॉल हुआ है इजराइलीज का, दिस इज 15 महीने की लड़ाई के बाद आप ये देखें कि हमास को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सके, वीकन जरूर हुई है, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अभी भी मौजूद है, और उन्होंने होस्टेजेस की डील भी की है, होस्टेजेस रिलीज भी किए हैं। दैट मीन दे आर वेरी मच इंटैक्ट। तो
ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. صحیح. کبھی ان جیسے ایک ساؤنڈ ویو اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے تو وہ پھر اوپر کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں حماس از انٹیکٹ. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو آکوپائی غزہ, دے آر withdrawing. This is a very, very major victory for the Hamas and Palestinians. Third, they have not been able to destroy completely. چوتھا, جو یہ ڈیلے ہو رہی تھی بٹوین اسرائیلی گورنمنٹ اینڈ حماس, وہ ایشو دیکھیں, یہ جو اوپر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں نیچے ڈسکس ہوتی ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ جو ملٹرائز زون ہے اور اس کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کو اوپن ہونا. حماس واز انسسٹنگ دا اسرائیلیز withdraw from this area, اور یہ جو لنکیج ہے ان کا ایجپٹ کے ساتھ وہ کھلا رہے. تو ان نٹشل اگر آپ دیکھیں صحیح, تو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں پیلسٹینین کو, غزہ کے لوگوں کو, اور حماس کو بھی یہ دیتا ہوں کہ they have been able to withstand not only the might of Israel but the might of Americans, because یہ لڑائی جاری رکھ ہی نہیں سکتے تھے اسرائیلی اگر جو ان کو پیسہ اور ان کو سپورٹ بائیڈن کی طرف سے نہ ملتی رہتی ہوتی. سو ان اے وے یہ تو ہو گئی فیز 1. اب جہاں تک اس ایگریمنٹ کا تعلق ہے, میرے نزدیک, میری اسیسمنٹ نہیں بلکہ بہت سارے جو لیڈنگ اسکالرز ہیں امریکہ کے اور یورپ کے بھی, وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ فریجائل ہے اور آگے جا کے وی ہیو ٹو سی کہ یہ ہاؤ لانگ اٹ اسٹینڈس, کیونکہ ابھی تک حماس کی جو ریکوائرمنٹ اور یہ ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی اے پرماننٹ سیز فائر تاکہ ریکنسٹرکشن شروع ہو سکے. تو اب دیکھنا ہے کہ آگے جا کے حالات کیسے بنتے ہیں, اور اگر یہ مسٹر ٹرمپ کی سپورٹ پازیٹیو رہی تو پھر تو یہ سیز فائر چلتی رہے گی, کیونکہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں اس بارے میں کہ اسرائیل کا جو withdrawal ہے it should be a permanent withdrawal and not a temporary relief جس کو کہنا چاہیے. جی مرغیر صاحب, آپ نے ایک زبردست تجزیہ پیش کیا کہ یہ سیز فائر, آپ کو پتا یہ جو ڈیل ہوئی ہے فریجائل ہے, جس طرح پوری دنیا کے اندر یہی بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ چیز, دوسری طرف یہ جو سیکنڈ فیز ہے, جس طرح نیتن یاہو نے بھی کہا کہ اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو ہم دوبارہ جنگ میں جا سکتے ہیں, یہ اور وہ سپورٹ رہے گی امریکن کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا نام لے کر انہوں نے کہا دو چیزیں. دوسرا, ہو ول رن دا غزہ, آپ کو پتا ہے کوئی نیشنل یونٹی یا کچھ ایسی چیزیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, میں تو بڑا کلیئر ہوں, حماس ول رن اٹ. حماس از ویری ویل دیئر, دے آر ویری ویل انٹیکٹ, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک نیتن یاہو کا تعلق ہے, آئی ایگری اینڈ کہ جی یہ فریجائل ہے جیسے میں نے ابھی کہا ہے, لیکن یہ کہ وہ دوبارہ جنگ میں جا سکتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک ہی کین گو. اٹ از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو فنڈنگ مل رہی تھی بائیڈن کے زمانے میں وہ شاید نہ میں سے, لیکن پرابلم ایک بہت بڑا ہے, وہ یہ ہے کہ the Jews are controlling the financial world, both not only in world over but in America itself also. اور اب آپ دیکھیں یہ جیسے آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے, اس میں میجورٹی جو ہے اس میں جیوز کی لوگ ہیں اور کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ پولیٹیکلی بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے فار اینی پریزیڈنٹ.
ब्रिगेडियर साहब, एक तो जिस तरह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आपके सामने हैं, आपने पेरिस एग्रीमेंट से, जो आपको पता है, जो क्लाइमेट के हवाले से एक तो ये बड़ा शिफ्ट था उनका, और इससे पहले भी उन्होंने ये चीज़ें कही हैं, इससे कोई नहीं है, एक चीज़। दूसरा सबसे बड़ा अहम, जो एक तरफ तो वो 5% जीडीपी 5% जो है, जब तक स्पेंड नहीं करेंगे अपने डिफेंस पे नेटो जितने भी कंट्रीज हैं, तो उसके हवाले से भी एक खौफ है यूरोप के अंदर कि बाइडन, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे अगर 5% तक जीडीपी हम खर्चा नहीं करते। और तीसरा आपके सामने है, एक तरफ तो वो अपने आप को कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, दूसरी तरफ एक्सपेंशन भी चाहते हैं, जिस तरह पनामा कैनाल है, जिस तरह ग्रीनलैंड है। क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए, जहां तक नेटो का ताल्लुक है, उनकी पिछली टर्म में भी उन्होंने ये बात कही थी बड़े क्लियरली कि जो अमेरिकन फोर्सेस वहां बैठी हुई हैं, उनका खर्चा जो है नेटो के मुल्क जो है उनको देना चाहिए। सही। क्योंकि उससे पहले ये होता था कि 100% अमेरिकन ही खर्चा करते थे, तो 2% तक तो बात आ गई थी। अब अगर जर्मनी है या फ्रांस है या दूसरा कोई और भी मुल्क है, वो अपनी फौज रखता है नेटो के अंदर, तो जो एक्सपेंडिचर का जो थ्रेशोल्ड है वो 4 और 5% को टच कर जाता है। सही। तो यही चीज मिस्टर ट्रंप हैज एम्फसाइज कि भाई देखें, अगर आप अपनी फौज रखते हैं फिर भी आपको खर्चा करना है, अगर हम चाहते हैं हमारी फौज रहे तो आप इसका खर्चा उठाएं, बिकॉज वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू फंड इट एनी मोर। सो ये तो उन्होंने पहले टर्म में करके 2% पे लाए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कंट्रीज हैं, खास तौर पे जो बड़े बड़े मुल्क हैं, लाइक द मेजर पावर इज जर्मनी और फिर फ्रांस है, इनको ये या तो वो नेटो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या दे हैव टू पे फॉर इट। सही। दूसरा, चाइना के हवाले से आपको पता है कि उनकी ये भी पॉलिसी इसके हवाले से भी बड़ी क्लियर है। एक तरफ तो यूरोप अमेरिका के हवाले से फिक्रमंद है बहुत, हद से ज्यादा, दूसरी तरफ चाइना है। आपको पता है चाइना के साथ रशिया भी है, ईरान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। जिस तरह रिसेंटली आपको पता है नॉर्थ कोरिया से लेकर ईरान तक जो इनके मुआहदे हुए हैं रशिया के साथ, क्या कहेंगे इसके हवाले से ब्रिगेडियर साहब? देखिए, चाइना का जो अपना जो फिलॉसफी है वो है टू विन ओवर द कंट्रीज थ्रू इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, जबकि अमेरिकन जो स्ट्रेटजी होती थी जो है वो ये है कि यूज द फोर्स। जहां तक टैरिफ्स का ताल्लुक है, देखिए वो तो उन्होंने कनाडा के भी ऊपर कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा और दूसरे मुल्कों पर भी लगाएंगे। तो लेकिन जहां तक मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, even Canadians have set up a committee to go through it, in case there are tariffs, what will be their reaction, और उनका जो स्टेटमेंट आई है वो तो बड़ा क्लियर है कि भाई हमारा नुकसान कम होगा, अमेरिकन पब्लिक का ज्यादा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन विल राइज। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है, क्योंकि जहां तक मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास ऑयल रिजर्व्स बहुत हैं and we are going to sell the oil and we will keep the energy prices low. So there is a little bit of contradiction, क्योंकि अगर वो टैरिफ लगाएंगे, जो गुड्स आती हैं कनाडा से वो उसमें ज्यादातर ऑयल और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो वो तो फिर इन्फ्लेशन का हिट जो है कॉमन आदमी को लगेगा। तो उसमें मेरा अपना ख्याल है कि ये बातें तो चली हैं टैरिफ की, लेकिन देयर इज गोइंग टू बी नेगोशिएशंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। जैसा कि अभी आपने देखा है कि टिकटॉक जो है वो बाइडेन ने बंद करवा दी थी, अभी उन्होंने मेरा ख्याल एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए उसको रिज्यूम हो गई है और दे आर गोइंग टू वर्क आउट सम अरेंजमेंट। क्योंकि अगर टिकटॉक बंद होती है जैसे कोई एक प्रोडक्ट, तो उसका इम्पैक्ट जो अमेरिकन प्रोडक्ट चाइना के पास है उन पे भी पड़ता है, ये वर्ल्ड ओवर पड़ता है। सो देयर इज गोइंग टू बी, आई थिंक, गिव एंड टेक।
پوزیشن بنے گی، یہ ایک ہارڈ لائن ہے نیگوسیشنز کے لیے، پھر آگے جا کے نیگوسیشنز پروسیڈ کرتی ہیں، اور کیسے وہ حل نکلتا ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی اے مین آف وار بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے مین آف پیس. ہاں، پیس میں کروں میں.